Hi everyone, I hope you all are doing good. I'm Dr. Priyanka and if you wish to know more about me, आप नीचे description से पढ़ सकते हैं. So ये जो वीडियो सीरीज़ है ये स्पेशली UGC नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने बनाना शुरू किया है. ये फर्स्ट ही क्लास होगी UGC नेट पेपर 1 की. So before we start with the very first unit, I would like to share some things with you. पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दैट मीन्स दैट ईच ऑफ दीज यूनिट इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर, राइट. टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट है और ये सबसे ईजी यूनिट है. इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें, बिकॉज इसमें कुछ रटने की चीज़ नहीं है. एक बारी बेसिक्स हैं, 10 to 15 टोटल बेसिक्स हैं और अगर आप उन्हें समझ लेते हैं सो आई बिलीव आप हर क्वेश्चन इसका सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो आपके 10 on 10 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस, वो आप इजीली ले पाएंगे. ओके, सो एक और चीज़, मैंने अपना JRF अपने मास्टर्स के कंप्लीट होने से पहले ही विद द ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेसफुली कर लिया था. सो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो JRF UGC नेट का जो स्ट्रैटेजी है अटेम्प्ट करने का, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी वी हैव फॉलोड और वी आर फॉलोइंग इन आवर मास्टर्स. जो बच्चे अभी भी मास्टर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर्स ख़त्म होने के बीच में दे वांट टू अटेम्प्ट, या फिर वो बच्चे जिनकी मास्टर्स हो चुकी है और वो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उनके लिए एक टिप मैं देना चाहूँगी कि जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी UGC नेट में, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज वी हैव बिन फॉलोइंग इन द मास्टर्स एग्जाम. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंटेंसिव स्टडी है और बहुत ऑब्जेक्टिव है. सो यू हैव टू फॉलो द सिलेबस गाइडलाइंस कम्प्लीटली और हमें उन्हें डीलिमिट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी. और टीचिंग एप्टीट्यूड से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें एक सब यूनिट है और उसका नाम है टीचिंग, जिसके अंदर सब्जेक्ट लेटेस्ट सब्जेक्ट गाइडलाइंस के थ्रू बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे. बहुत सिंपल है और लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है क्या? टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. इट इज अ प्रोसेस दैट इम्पार्ट्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसेस अ लर्नर टू लर्न, एक्वायर नॉलेज एंड लीड अ मीनिंगफुल लाइफ इन द सोसाइटी. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि व्हेन अ टीचर गोज इन द क्लास फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग, राइट, उनका एक प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव है. वो है अपनी नॉलेज जो उनकी सब्जेक्ट के प्रति है वो शेयर करना और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना. उसका रीज़न क्या है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हमें वही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देनी है और उनको इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ एंड दे कैन लीड अ मीनिंगफुल पॉजिटिव लाइफ इन द वर्ल्ड. Okay, so teaching also makes a substantial and positive influence on the learners and their thinking, understanding and actions. एक बच्चे की हर एस्पेक्ट को, बेशक वो सोशल एस्पेक्ट हो, पर्सनल एस्पेक्ट हो, ये टीचिंग जो है प्रॉपर इन्फ्लुएंस करती है. It is a process in which the learner, teacher and other variables interact in a systematic way in order to attain some प्रीडिटर्मिन्ड गोल्स. प्रीडिटर्मिन्ड गोल्स क्या हैं कि जो हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं उसे प्रॉपरली हम बच्चों तक पहुंचाएं, उन्हें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें. और ये जो लिखा है लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स इंटरैक्ट, इसका मीनिंग यही है कि टीचर जब पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं, आपस में टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट करते हैं. और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, ऑडियो विजुअल एड्स कैसे हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं टीचिंग के अंदर. ठीक है, और द वर्ड एप्टीट्यूड, जैसे कि फर्स्ट जो यूनिट है उसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये यूनिट जो है UGC नेट में नंबर 1 पे क्यों है? उसका रीज़न ये है दैट दिस यूनिट एक्चुअली चेक्स कि वेदर आवर एप्टीट्यूड इज मेंट फॉर टीचिंग और इट इज़ नॉट. ओके, सो द वर्ड एप्टीट्यूड इम्प्लाइज innate skill और ability to do something. मतलब कि क्या हमारे अंदर
वो प्रतिभा है, क्या वो पैशन है कि हम पढ़ा सकते हैं. So this unit is basically set to test that skill in us. Okay, so teaching aptitude can be defined as natural and innate abilities to teach. Okay, so what are the objectives of teaching? To improve the learning skills of students. Okay, I think it is easy for you to understand. To shape the behavior and conduct of students. To motivate students towards acquisition of knowledge. इस पॉइंट पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी. टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टूवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. जो टीचिंग है उसमें आप पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन किसी को सिखा तभी सकते हैं अगर लर्नर सीखना चाहता है. इसीलिए एक टीचर सिर्फ इंस्पायर कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को कि वो नॉलेज को एक्वायर करें. इसीलिए यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है वो है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ. जब बच्चे पढ़ लेते हैं उनके अपने कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, राइट? और वो जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो आपने जो पढ़ा है मटेरियल उसी के बेस पे बनते हैं. एज मच इफ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन द लोअर क्लासेस और इन स्कूल्स और इवन इन देयर बैचलर्स, right? So they are still knowing, they are still studying, they're still forming concepts. तो उन concepts को properly frame करें, इसमें teaching बहुत assist करता है. To help students become a social and efficient member of society. So basic purpose of education और teaching का यही है कि हम बच्चों को इस तरह frame करें, mold करें कि वो ना सिर्फ society की, country की, but world के positive और efficient सोशल मेंबर्स बन पाएँ. ठीक है, और वो एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट करें, ना कि नेगेटिव. नाउ लेट्स कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. सो टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द टीचर, द लर्नर, द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसे कि टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, सब्जेक्ट मैटर एट्सेट्रा, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स इफेक्टिवली. ठीक है, सो टीचिंग सक्सेसफुल तभी है जब वो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अच्छे से इफेक्टिवली पहुंचा पाए. इट इज़ अ डायनामिक, सोशल and human process. Now what is dynamic? So dynamic means something that is varying, something that is changing towards progress. Okay, so teacher's duty is to frame student's mind in such a way that he aspires to learn and progress throughout life. Social क्यों है? सोशल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आगे जाके सोसाइटी पे पड़ेगा. एंड ह्यूमन प्रोसेस बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस. इट encourages and motivates students to learn more. Okay, teaching is formal, non-formal as well as informal. Now the teaching that we are talking about, right? जैसे कि आप institutions में पढ़ रहे हैं, universities, colleges and all. So that is formal education. इसमें हमारे पास guidelines होती हैं और हमें उसी के accordingly पढ़ना पड़ता है. नॉन फॉर्मल उन इंस्टीट्यूशंस में होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेयर एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग समवेयर, एट द सेम टाइम यू आर स्टडिंग, दो यू मे नॉट बी अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एवरी डे. तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन फॉर्मल. फॉर्मल भी है और एट द सेम टाइम इट गिव्स यू द इंडिपेंडेंस टू कैरी योर ओन वर्क. एंड इनफॉर्मल कैसे? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एट योर होम व्हेन यू आर बॉर्न, तो आपके जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं और आसपास रहने वाले लोग होते हैं. दे स्टार्ट टीचिंग यू, इनफैक्ट दे टीच यू हाउ टू ईट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्पीक. सो वहाँ पे जो टीचिंग होती है जो हम घर पे सीखते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल. सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस और इन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे असेसमेंट और इवैल्यूएशन बहुत मायने रखती है. इनफैक्ट फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट में ही जो है हम लोगों की इवैल्यूएशन होगी वेदर वी विल बी एबल टू टीच इफेक्टिवली, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस नेट एग्जाम हैज़ बिन decided by the government to be held every year twice. Okay, now let's come to requirements for teaching. Okay, so जो teacher है he is known as the independent variable, student
dependent variable, teaching learning environment is the intervening variable. So if I tell you honestly, the word variable you will be able to understand only जब हम research aptitude वाली unit करेंगे. टीचर को यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा गया है बिकॉज व्हेन अ टीचर एंटर्स इन द क्लास ही हैज सम प्री डिटर्मिन्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आज उन्हें क्या पढ़ाना है. स्टूडेंट डिपेंडेंट है बिकॉज ही विल वेट फॉर द टीचर टू narrate or to share the information, right? The student has to depend on the teacher to learn. टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इंटरवीनिंग वेरिएबल है, मतलब कि वो इम्पैक्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. फॉर एग्जाम्पल a teacher has to use the smart board or the digital board, or suppose power नहीं है, electricity नहीं है, so he cannot use it, right? If a teacher wants to teach और आस पास से बहुत शोर आ रहा है, it is again going to impact your teaching लर्निंग प्रोसेस. एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर ना ही सिर्फ जो नॉर्मल फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो, बट कि डेडिकेशन ऑफ द टीचर भी मैटर करती है एंड डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स भी मैटर करती है. फॉर एग्जाम्पल द टीचर इज़ नॉट एज एंथुजियास्टिक और पैशनेट टू टीच, दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट the learning of the students. At the same time, if the students are not sincere and not ready to learn, the teaching learning process will be incomplete. Okay, so all of this, whether it is the teaching method, for example, एक टीचर सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है और फीडबैक नहीं ले रहा है, क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, सो इट इम्पैक्ट्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज intervening variables. Now, what are the basic attributes of a teacher? Now, you know the teaching learning process can be successful only if the teacher is passionate and energetic and sincere. So, उसको किन domains के अंदर expert होना है? Subject matter. He should possess thorough knowledge of subject and should be intellectually admirable. हम उसी से सीख सकते हैं जिसको हम अपने से intellectually better मानते हैं, right? So a teacher should have that attribute. His or her knowledge is not limited to standard book materials, right? I hope you can understand. Researches and develops original concepts related to the subject and keeps himself updated with the latest developments in the related field. So a teacher is a successful teacher and efficient teacher only if he is keeping himself updated कि latest researches उस subject matter में क्या हो रही हैं, right? और pursues teaching and learning through scholarly activities, workshops and seminars. और ये सब चीज़ वो कहाँ से attain कर सकते हैं? Through different activities. FDPs होते हैं आजकल, faculty development programs. उनका basic purpose ही यही होता है that the teachers should be trained as per the time. फॉर एग्जाम्पल पहले डिजिटल मीडियम नहीं था, अभी जो FDPs होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, दे आर पर्टिकुलरली कंडक्टेड फॉर द टीचर्स टू लर्न सो दैट दे कैन इम्प्लाई दोज व्हेन दे टीच. ओके, सो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तभी कहलाएगा टीचर जब इन चीज़ों को वो अच्छे से कर पाएगा. He should be an excellent communicator, demonstrates effective communication with students, connects with students easily, वो बहुत ही accessible हैं and students can communicate with them clearly. He is not just somebody who is speaking efficiently, but he should be an excellent listener. उन्हें student की problems को भी सुनना होगा और उसे solve करना होगा and he is easily approachable for students. ना ही वो ज़्यादा strict होंगे, ना ही वो ज़्यादा lenient होंगे, right? But he should be approachable for students. Provides simple understanding for complex concepts and subjects. Now, all of us know that in a class, all the learners are not equal, right? They all have different IQ, that is intelligent quotient, उनका EQ emotional quotient, SQ social quotient, ये सब बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, राइट? सो अ टीचर नोज कौन सा कॉन्सेप्ट ईजी है और कौन सा डिफिकल्ट. सो ही इज़ अ सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट टीचर ओनली इफ़ ही गोज टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स और उनको वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इजीली पढ़ा पाएँ. ब्रिजेस लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, मतलब कि जो एक टीचर है वो प्रॉपर लैंग्वेज से पढ़ा रहे हैं जो कि लैंग्वेज हर बच्चे को समझ में आए. साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, नाउ एज वी सेड दैट कई बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं एंड वो इजीली कई बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं और कई अपने आप में ही रहते हैं. सो एक टीचर, एक सक्सेसफुल एफिशिएंट टीचर तभी है जब वो इन सभी बच्चों को इजीली अच्छे से पढ़ा पाएँ और इनके लिए अप्रोचेबल हों और वो ये जो बैरियर्स हैं इनको हटा पाएँ. कल्चरल बैरियर्स, लाइक ईच वन ऑफ अस कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली, हर एक फैमिली का कल्चर
डिफरेंट होता है, इनफैक्ट रीजन के हिसाब से भी डिफरेंट होता है, रिलीजन के हिसाब से भी डिफरेंट होता है. तो अ टीचर इज़ एन एफिशिएंट टीचर ओनली इफ़ ही ब्रिजेस ऑल दीज गैप्स, राइट. वो इन सबको अच्छे से कवर कर पाए और वो एक बैलेंस मीडियम बना के रख पाए. क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट इनवाइट्स कंस्ट्रक्टिव स्टूडेंट फीडबैक टू द इंस्ट्रक्टर. He should ask from the students, right, whether they have been able to grasp what he taught, and if he is not taking the feedback, then he is lacking in his communication, right, then he is not an efficient teacher. Pedagogical expert. Now a teacher has to be a pedagogical expert. How? He sets appropriate teaching learning goals and objectives. उन्हें पता होता है कि उन्हें क्लासरूम में जाने से पहले क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या इवैल्यूएशन टेक्निक्स उन्हें अपनानी है. स्टूडेंट सेंटर्ड एंड encourages each learner for active student participation. So every teacher, it is his responsibility, and he will be called efficient only if he actively participates in discussions, encourages students to question him, and has like effective communication with them, helps students connect to learning experiences and develop their own understanding, facilitates development of self knowledge and instills in them a desire for lifelong learning. Learning concept एक ऐसा है कि whether it is me or whether it is you or anybody, learning is something which everybody carries out throughout their life till the death. We learn new things, right? So ये जो वैल्यू सिस्टम है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू इंस्टिल इन देम कि उन्हें सीखना है, अंदर से सीखना है, राइट. ही हैज़ टू इंस्टिल दिस वैल्यू इन देम. इवैल्यूएट्स द स्टूडेंट्स वर्क फेयरली and applies appropriate student outcome assessments to improve student learning experiences regularly. First of all, उनको unbiased होके evaluate करना है और proper efficiency के साथ उनको जो भी assessments दिए हैं उन्हें check करना है and वो regularly करना है, so as to see whether his teaching has been impactful and effective or not. Encourages students to think deeply and empowers them to find their own individuality, interests, creativity, talents and critical thinking. You all know that there are individual differences. Okay, each individual is different from the other. So a teacher is a pedagogical expert only if he empowers and encourages students कि वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ एरिया है, अपना एप्टीट्यूड है, कौन से फील्ड में वो जाना चाहते हैं, कौन सा उनका पैशन है, टैलेंट है और क्रिटिकल थिंकिंग है, वो उसे डेवलप करें. Open to expression of diverse opinions. Now a teacher is a pedagogical expert only if he allows his student to give their opinions on certain subjects, you know. For example, जो कोई भी subject पढ़ा रहा है teacher, ठीक है, suppose there is a principle or a law or for example philosophy में कुछ पढ़ा रहे हैं. So a teacher should not be authoritative कि mine is the word, कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, but he should be ready to hear the other people's opinions. No matter the opinions may be correct or may be wrong, but he should be open to different opinions. Maintains an atmosphere of discipline, cooperation and respect. Okay, ये नहीं है कि authoritative होना है, dominating होना है, no. He should cooperate and he should make the students cooperate with each other, right, and be respectful towards this. He should be respectful towards the students and the students should be respectful towards the teacher and towards themselves, and there should be proper discipline. Has a positive attitude towards students, guides them thoroughly. I think ये बहुत ही simple sentence है समझने के लिए. Exhibits a strong sense of commitment towards his work. Provides constructive and objective feedback to students regularly. कि जब वो evaluate करते हैं उनके assessments, तो number क्यों काटे गए हैं, right? कहाँ पे कमी रह गई, कौन सी चीज़ बहुत अच्छी हुई. This is a duty of a teacher to tell this to his students. Recognizes his own shortcomings and works on them. So everybody has to assess themselves कि हमारी कौन सी shortcomings हैं. So a teacher should know what are his shortcomings and he should work on them. कई teachers होते हैं जिनका communication skill इतना अच्छा नहीं होता, right? So they need to identify that and work on that. Okay. Employs a systematic approach to assess teaching. Updates the teaching material regularly and sets clear objectives. Whether it is NCERT, CBSE, whether it is UGC, syllabuses जो होते हैं वो change होते हैं, right? थोड़े बहुत change होते हैं but होते हैं. So an effective teacher is somebody who understands this और वो सिस्टमैटिकली जो भी उनका सब्जेक्ट मटेरियल है उसमें चेंजेस करते रहते हैं, जो भी नई रिसर्चेज हुई हैं या जो भी नया सिलेबस हुआ है उसके हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट मैटर या टीचिंग मटेरियल फ्रेम करें रेगुलरली.
अब देर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। नाउ यूजीसी नेट के सिलेबस में ये स्पेशली बताया गया है कि हमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ in order to achieve educational objectives, teaching demands different kind of strategies, techniques and methods depending on the age of developmental stage of the learners. जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो प्राइमरी स्कूल में, यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी इन सेकेंडरी स्कूल, right? The strategy that you're following in the secondary school, you will not follow that in the university level. Okay? क्यों? क्योंकि हर बच्चे की जो लर्निंग है वो एज के हिसाब से चेंज होती है, राइट? उसी के हिसाब से जो टीचिंग है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। मेमोरी लेवल, जिसके अंदर थॉटलेस टीचिंग होती है। थॉटलेस टीचिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द लर्नर्स, कि उनको रोट लर्निंग बता दिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरह की चीज़ें हमने उनको समझा दी और उन्होंने समझ ली। दिस इज मेमोरी लेवल। We will talk about it in depth later. Understanding level is thoughtful. When the kids are they try to understand, okay, कि principal है, कोई उनको principal बताए, not the school principal, but I'm talking about science principles or mathematical principles or laws. So they try to understand कि ये ऐसी चीज़ क्यों है। Then is reflective level, which is known as upper thoughtful level, और जिसको higher cognitive skills या abilities भी कहते हैं, okay, जहाँ पे वो critical thinking या problem solving approach खुद के अंदर से ला पाएं। Now let's get to memory level teaching. The objective of memory level teaching is just to impart information or knowledge to the learner. ठीक है? This knowledge or information is factual in nature and is acquired through memorization or rote learning. For example, in primary और lower classes क्या होता है कि बच्चों को बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल आपको अल्फ़ाबेट्स बताया या न्यूमेरिक्स नंबर्स बता दिए या कोई भी साइंस का प्रिंसिपल बता दिया, तो उनको बता दिया एंड दे जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। सो मेमोरी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टीचिंग। MLT covers only the knowledge based objective of Bloom's taxonomy. So all those जो कि एजुकेशन की फील्ड से हैं उनको पता ही होगा कि Bloom's taxonomy क्या है। तो जो फर्स्ट लर्निंग स्टेप होता है वो हमारा मेमोरी ही होता है। जो प्राइमरी एज होती है ना बच्चों की, दैट इज़ द टाइम व्हेन देयर रोट मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज़ आर द मैक्सिमम। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ नोन एज द मेमोरी स्टेज, कि उसमें बच्चों के जितना आप मेमोरी में डाल दोगे वो रहेगा, क्योंकि मेमोरी के बेस पे ही अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। Okay, so here the students have to identify, recall, remember the objects, events, ideas, concepts and retain them in मेमोरी, कि उनको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें याद करना है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनका अभी एज नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ उन कॉन्सेप्ट्स को। वी जस्ट हैव टू टेल देम टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट्स है, लैंग्वेज है, ये फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एक बच्चे को बता दिया कि ये एप्पल है। सो व्हेन ही सीज दैट फ्रूट इन समवन एल्सेस हाउस और इन द मार्केट, ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई। उसमें अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल उसे बता दिया कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, सो ही इज़ गोइंग टू मेमोराइज दैट। ओके, इंडिपेंडेंस डे कब होता है, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। सो अब इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ मेमोरी है, और वो इसी यानी कि जो लोअर एज ग्रुप है उसमें इम्प्लाई होती है। Salient features of memory level teaching. It is supported by John Herbert theory of learning, which states that this level of teaching seeks the learner to acquaint himself with certain facts and principles. Herbert जो थे उन्होंने बोला कि ये जो लेवल है memory level teaching, इसके अंदर बच्चों का बेस बनता है कि वो जो लाइफ के फैक्ट्स हैं और उन प्रिंसिपल्स को वो पहले ग्रास्प कर पाएँ या फिर उनको लर्न कर पाएँ या मेमोराइज कर पाएँ। It is the first stage of teaching and more emphasis is given to memorization than learning or understanding. Teaching props like audiovisual aids, models, charts, maps, pictures, smart boards, digital medium, etc. used to develop curiosity among students. So this is the first stage of teaching. जब memory हो जाती है बच्चे की ready, तो उसके बाद ही understanding level आता है. But in this level of teaching, the students are stimulated, they are encouraged to learn or rote learn or memorize concepts so that the next level of teaching can be carried out when they come to a certain age. ठीक है, और props जैसे कि models हो गए, charts हो गए, when you would be in like the lower classes, you must have seen the teachers showed you pictures or models or charts to make you understand. Okay, so आपने वो memorize कर लिया और उससे आपकी curiosity भी बढ़ी आगे पढ़ने के लिए. Now और salient features क्या हैं?
Now useful for children in lower classes because their intellect is under development and they can rote memorize. ठीक है, आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को. Now MLT aims to put forth factual information and trains the learners to retain the learning material in memory storage in order to reproduce and recognize the learned information when required. बच्चों को हमने एक चीज़ पढ़ा दी, जैसे फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को आता है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आता है, ये चीज़ें हमने मेमोराइज करवा दी. और जब उनका इवैल्यूएशन या एग्ज़ाम का टाइम आता है तो दे शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज, रिकॉल एंड टेल अस. दिस इज़ द वे हाउ दे विल बी इवैल्यूएटेड. MLT is mostly teacher dominated and methods such as drill, oral, written questioning, recall, recognize, multiple choice, alternative and matching type exercises are used for evaluation. So बच्चे को आपने पूरी टर्म में समझाया कि ये चीज़, ये डेट ये है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये सब चीज़ें आपने उसे याद करा दी. एंड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन टाइम उससे वो रिकॉल कराया जाता है कि उसने कितना मेमोराइज किया या उसने कितना रोट लर्न किया. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ नोन एज अ टीचर डोमिनेटेड मेथड बिकॉज द स्टूडेंट डजंट नो एनीथिंग. ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर, राइट? Good memory in learners imply rapidity in learning, stability of retention, rapidity in recalling, and ability to bring desirable content of surface when required. अब good learning क्या है? जिसमें बच्चे जल्दी याद कर पाए. Stability of retention मतलब वो देर तक याद रखे, उसमें stability हो. Rapidity in recalling मतलब जब वो चीज़ उनसे पूछी जाए they should be fast enough to tell about it. And ability to bring desirable content on surface when required. जब वो कोई बाहर जाके वही चीज़ देखें या उनका एग्जामिनेशन हो या इवैल्यूएशन हो, अ क्विक लर्नर इज समबडी, एन एफिशिएंट लर्नर इज समबडी व्हेन ही इज एबल टू रिकॉल एंड प्रोड्यूस द नॉलेज when asked for. MLT is the first and prerequisite step for understanding level of teaching and reflective level of teaching, जो कि हमारे सेकेंड और थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग्स है. मेरिट्स क्या हैं MLT के? यूजफुल फॉर चिल्ड्रन इन देयर इनिशियल स्कूल ईयर्स, लोअर क्लासेस में ये ठीक होता है. यूजफुल फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स. यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, द बेसिस फॉर रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है. डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस. We just studied that. Now you can't tell university level or college level student कि इस चीज़ को आप rote learn कर लो, because he is going to ask you why. He's going to ask you the reason for it because his reflective powers and understanding powers have already developed. Much emphasis on rote learning then understanding, loss of retention or recall. अगर वो चीज़ भूल गई तो MLT फेल हो गया. इंटरैक्शन लेवल इज़ लो इन द क्लासरूम क्योंकि ये मेनली टीचर डोमिनेटेड है. टीचर उन्हें मेमोराइज करा रहे हैं, राइट? देयर इज़ लेस ऑफ इंटरैक्शन. द स्टूडेंट्स आर जस्ट लर्निंग वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू देम एंड दैट इज़ द रीज़न why MLT is called as teacher dominated process. Students don't get a chance to self learn. ठीक है. अभी लर्निंग बाय डूइंग आ रही है, कई स्कूल्स हैं जो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं. But when we talk about the traditional methods or even now many of the schools other than जो बहुत ही elite schools हैं वहाँ पे learning by doing को बहुत emphasize किया जा रहा है, but वो जो चीज़ है वो बहुत कम होती है. The students don't get to self learn, right? उनको जो बताया जा रहा है वो वैसे याद कर रहे हैं. What is understanding level of teaching? Now it comes next to memory level of teaching. ये memory level के बाद आती है and prior to reflective लेवल. ठीक है. जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल. यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. अब ये जो लेवल्स हैं ना ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से. ऐसा नहीं है कि मेमोरी लेवल टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग दे आर कंपार्टमेंटलाइज्ड. दे आर नॉट. वी आर ह्यूमन बींग्स. हमारे ऊपर सोशल साइकोलॉजी अप्लाई होती है. हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं यहाँ पे, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, कोई न्यू वर्ड आता है इंग्लिश का जिसका मीनिंग आपको नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ वर्ड गॉबस्मैक्ड, मुझे उसका मीनिंग नहीं आता, राइट? बट आई लाइक द वर्ड. मैं उसका मीनिंग समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या है और आगे जाके मैं उसे यूज़ करती हूँ. आई रिफ्लेक्ट. तो इसमें क्या है कि अभी भी मुझे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है अपने आप पे अप्लाई करना है, राइट? उसे अंडरस्टैंड करना इज़ द नेक्स्ट लेवल और उसे रिफ्लेक्ट करना मतलब उस पर सोचना और उसे यूज़ करना इज़ द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग. सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपार्टमेंटलाइज. ये सिर्फ एक लेवल ऑफ टीचिंग है और आपको इसको
इस तरह समझना है कि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग है, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। इट इज़ जस्ट कि लोअर क्लासेस में मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एक लेवल पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है। मेमोरी लेवल जो होता है वो धीरे धीरे इट गेट्स सबसाइड्स, एंड व्हेन वी रीच द हायर क्लासेस वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो है वो डोमिनेट करती है। बट दैट डज नॉट मीन कि अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल जो है वो एलिमिनेट होता है। ओके, now let's come to this. So this stage of teaching involves a moderate level of thoughtful behavior of learners. Students जो होते हैं वो understand करना शुरू कर देते हैं. The term understanding literally means to comprehend, grasp, to have knowledge, to learn, interpret and infer. वो चीज़ें समझनी शुरू कर देते हैं और नॉलेज गेन करनी शुरू कर देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं. इट इज़ मेमोरी प्लस इनसाइट. ठीक है, मेमोरी जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि मेमोरी साथ चलती रहती है, लेकिन वो सोचना भी शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट हैविंग एन इनसाइट एज इट गोज बियॉन्ड मेमोराइजिंग फैक्ट्स, एंड इट मेक्स pupils understand generalization, facts and principles. Hence it is prerequisite for reflective level teaching, and that involves higher mental processes. When we talk of multiplication or subtraction, आपने उन्हें रूल्स बता दिए, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर गए और एग्जामिनेशन में उन्होंने वो चीज़ अप्लाई की. सो दे हैव अंडरस्टूड इट, दे हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द वाई ऑफ इट, दे हैव जस्ट अंडरस्टूड एंड दे आर applying it. So you can take examples from different fields like this. ULT is more deliberate teaching method in which students comprehend concepts and evaluate the concepts and bring together the facts and other notions associated with them based on their prior knowledge, अवेयरनेस एंड कॉम्प्रीहेंशन लेवल. इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हो, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके, दे स्टार्ट कॉम्प्रीहेंडिंग, और दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी दे हैव हैड, एंड ऑल्सो उनका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो डेवलप हो जाता है, राइट. सो दे स्टार्ट थिंकिंग. तभी इसको हमने शुरू में जो किया था कि इट इज़ नोन एज थॉटफुल टीचिंग. जो बच्चे हैं दे स्टार्ट थिंकिंग द वाइज. ओके, along with other evaluation techniques, teachers use debates, seminars, group discussions and similar methods to foster understanding among students. So जो teachers हैं वो understanding level of teaching को कैसे apply करते हैं, they start giving students the independence to come out and speak their opinions, whether it is debates, whether it is group discussions, सिमिलर मेथड्स, और बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे समझते हैं और जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसे पुट फॉरवर्ड करते हैं. ओके, सो दे आर गिवन सर्टन टॉपिक्स टू डिबेट्स. कोई भी डिबेट का टॉपिक दे दिया तो उसमें बच्चे की जो समझ है वो बोलेगा. ओके, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है ही विल स्पीक आउट, राइट. सेम हैपन्स विद सेमिनार्स, सेम हैपन्स इन ग्रुप डिस्कशंस. सो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है उसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि जो उसे कॉन्सेप्ट बताए, right, for example if we tell them a new concept, they just don't memorize it, but वो why पूछें और उसको understand करें, उसे comprehend करें. Henry Morrison is the main proponent of understanding level teaching. You have to learn this name because this can be asked in the multiple choice questions of UGC NET. He stated that understanding is not mere generalizations deduced from specific facts, but it is an insight into how it may be used in future situations. Okay, for example अगर velocity है, velocity का जो formula है वो उन्होंने समझ लिया, all right, but वो उसे आगे जाके apply भी कर पाए. He should not just be mere able to understand but apply also. जॉन हर्बर्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 मेंटल एसोसिएशन से अंडरस्टैंड करते हैं. दे आर सेंस इम्प्रेशंस. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है जो फॉर एग्जांपल आपकी आईज़, आपका जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें इम्पैक्ट करती है, ठीक है, ज़बरदस्त इम्पैक्ट करती है, आप उसे याद रखते हैं. अगर कोई इमेज बन गई, फॉर एग्जांपल ताजमहल है या एफिल टावर है, आपने उसकी इमेज देखी तो आपके सेंस ऑर्गन में वो जो पिक्चर है वो छप जाती है, राइट. सो दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ हाउ यू रिकॉल, एंड दैट वेज यू कैन कॉम्प्रीहेंड. एक्सपीरियंसेस ऑफ प्लेजर एंड पेन. फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि जो पानी उबल रहा है या कोई चीज़ गर्म है उसमें आपने उंगली डाल दी और वो फिंगर जल गई, राइट. सो दैट्स गोइंग टू गिव यू पेन, सो यू गोइंग टू रिमेंबर इट, एंड नेक्स्ट टाइम कुछ गर्म है तो आप वो चीज़ नहीं करोगे. यहाँ पे बताया जाता है कि एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर और पेन क्या होता है, ऑल राइट.
Herbert advocates that the teacher is an architect of the minds of students who ushers ideas to construct a student's thought process. जो टीचर है वो इंस्पायर करता है बच्चों को और सीखने के लिए, ताकि जो बच्चों का जो माइंड है वो मोल्ड हो पाए आगे और सीखने के लिए. Herbert advocates 6 steps of teaching. Preparation, right? When the teacher has to go in the class, he has to prepare, present the matter, compare that what is the understanding of the students in this because of individual differences जो होते हैं उनके अंदर, generalizations, वो उस चीज़ को generalize करते हैं जो चीज़ उन्होंने पढ़ाई और how it has impacted the students overall. Application, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ाया वो बच्चों को उन्होंने समझाया, but then they have to ensure that the students apply that knowledge in their life so that they can understand it as well. Then evaluate. Evaluation में क्या होता है कि वो बच्चों को evaluate या assess करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया क्या वो बच्चे actually में understand कर पाए, क्या वो actually में उसे apply कर पाए. So these are the 6 steps which Herbert has told that they are the parts of understanding level of teaching. Okay, so you have to learn these. What are the merits of understanding level of teaching? Effective learning. Students जो हैं वो properly learn करते हैं कि सिर्फ memorize नहीं करते हैं but they try to comprehend. Okay. Development of different cognitive abilities. I am sure you know what is cognition. It's related to your intelligence, your IQ levels, intelligence levels. So इसमें क्या है, आपकी intelligence level या intelligence abilities बढ़नी शुरू हो जाती हैं and तभी आप reflective level तक पहुँचते हो. ULT sets the base for moving into the reflective level of teaching, just as I said, and effective classroom interaction होना शुरू हो जाता है. जैसे कि MLT में teacher dominating system था, यहाँ पे interaction शुरू हो जाती है because the learners start asking questions, the teacher gives them the independence, gives sets a democratic atmosphere in the class where he asks and students answer him back and they try to understand if their concepts are unclear. Coming to demerits, ignores higher cognitive abilities because they will come only when the RLT thing happens, reflective level teachings, less emphasis on intrinsic motivation. Okay, now we come to the reflective level teaching. So reflective level teaching is the highest level of teaching learning activity that aims to develop reflective and research oriented attitudes among students. जैसे जैसे students की age बढ़ती है, they start asking questions like why, क्यों, कैसे, इस चीज़ के ऊपर वो उनकी thinking शुरू हो जाती है. They start reflecting on that. So it is the stage of learning where students just don't merely recognize, learn, interrelate, interpret the concepts, but they also reflect and contemplate and pay serious thoughtful consideration to the presented matter and content. आप सब मास्टर्स में हैं, राइट? आई एम श्योर आप लोगों को डिसर्टेशंस दी जाती हैं, राइट? डिसर्टेशंस आप उसे थीसिस नहीं बोलोगे बिकॉज वो PhD लेवल में होती है. सो यू आर गिवन असाइनमेंट्स विच आर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. सो वाई दे आर गिवन, उसका रीज़न ये है ताकि आपकी रिफ्लेक्टिव पावर्स, आप सोचें उस चीज़ के ऊपर, कॉन्टेम्पलेट करें न्यू आइडियाज़ के ऊपर, आप उसे प्रेजेंट करें, ना कि गूगल करें, जो कि मोस्टली आप लोग करते हो. इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नर्चर एंड ट्रेन इनसाइटफुल बिहेवियर अमंग लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड स्टूडेंट्स में आ जाना चाहिए इस लेवल ऑफ टीचिंग पे. दे शुड नॉट रन टूवर्ड्स द टीचर और टू द पेरेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम आ गई. उनके अंदर इतनी मेंटल कैपेसिटीज़ और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ शार्पन हो जानी चाहिए दैट इन केस दे एनकाउंटर अ प्रॉब्लम दे शुड think about it, how to solve. Okay, they may be successful, they may not be successful, but ये एक intrinsic ability या intrinsic motivation होनी चाहिए उनके अंदर कि वो अपना problems को खुद solve करने की कोशिश करें. To develop rational and critical thinking in learners, it should not be the rote learning concept. Or if we talk about India, in our culture, there are certain you can say rituals, or there are certain superstitions which people follow. So at this level, the student should be able to ask the why or the क्यों and कैसे concept. Okay, कि अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है तो इसके पीछे क्या reason है, right? If the parents are saying something, what is the reason behind it? So this kind of thinking is known as critical thinking and rational thinking. All right, और scientific thinking जिसको कहा जाता है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं.
to develop the ability of critical thinking, decision making and problem solving attitudes in the students. I think this is the same as the prior point we did. It's just that decision making ability इसमें add की गई है. Only then you can solve problems, right? So what are the salient features? Hunt is the main proponent of RLT. Please remember this. This can be asked in MCQs, okay? It is the highest level of learning that comes after memory level teaching and understanding. Memory level first level है, second level है ULT और जो third level है वो है RLT. It also constitutes both. ओके जो आप लेवल हो, आप UGC नेट में you want to aspire to clear that, or whether it is my level or even whether it is anyone else. मेमोरी लेवल छूटता नहीं है, वो कम हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ता है, बट मोस्टली वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग और वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सर्टेन थिंग्स और लॉजिक्स वी हैव बीन टोल्ड. RLT follows a problem-centric, critical and research-oriented learning. ये हम कर चुके हैं already. Classroom environment is sufficiently open and the learners are intrinsically motivated. The students, they have the intrinsic motivation. उनके अंदर आ जाती है पूछने की the why concept. Okay. RLT aims to develop the reflective power of learners so that they can adopt problem-solving attitude and lead their lives by reasoning, logic and through the power of imagination. Power of imagination होगी तभी researches होती हैं. Okay, for example, if you talk about electricity or if you talk about a mixie, a food processor, so ये चीज़ power of imagination से ही आई है. Somebody imagined it, whether it is refrigerator, whether it is electric bulb. The people associated with these developments, they thought about it. So they imagined these concepts and they created it. Okay, that is the reason why power of imagination it comes under reflective level of teaching. Reasoning logic छूटता नहीं है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ साथ आ रहा है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो हमने पहले किया वो डेवलप होता है. The pupil occupies the primary place and teacher the secondary. Okay, so subjective type and objective tests are used for evaluation. So objective questions जो होते हैं they actually test your in-depth capacity of the subject matter. अब methods क्या है reflective level of teaching में? Explaining, the teacher explains. He just does not explains but he also demonstrates, whether it is through experiments or whether it is through any other technique. Collaboration, okay, whether it is collaboration among the student groups or between teacher and student. Learning by doing यहाँ पे बहुत ज़्यादा dominate करती है method of teaching में, right? Questioning, the students start questioning the teacher. Okay, discussions happen, investigation happens. Suppose a topic has been given to you for dissertation, you start researching on it, and not just that, then you start expressing your opinions or you start expressing the new concepts you have learned or you have discovered. Merits क्या है इसके? It is most thoughtful mode of operation. लर्नर सेंटर्ड है ये, जो मेमोरी लेवल जो था वो टीचर सेंटर्ड था या फिर टीचर डोमिनेटेड था, ये जो है ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है. डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, एज वी जस्ट सेड दैट देयर आर डिफरेंट the individual differences in a class. Somebody's IQ could be higher, somebody's IQ could not be that high. Okay, so this level of teaching actually suits those learners who are gifted with higher intelligent quotient or they have higher cognitive abilities or metacognitive abilities. Provides maximum flexibility and adaptability. Intrinsic motivation होती है students के अंदर उसे learn करने के लिए. For example, if I talk about you, you are intrinsically motivated to clear UGC NET. Okay, so this happens in reflective level of teaching learning. The teaching at its level is learner centered. We have done this, and appropriate for development of higher cognitive skills. Okay, demerits क्या है? They are not suitable for lower classes. You can't ask the students in UKG, LKG or first or second to develop reflective powers. Okay, they will just accept what you tell them to learn. It is not applicable for all students. Okay, बहुत सारे students हैं जिनका IQ level बहुत low होता है, जो slow learners होते हैं, आप उन पे ये level of teaching apply नहीं कर सकते हो, ये इसका demerit है. Okay. Alright guys, that was it for today's video. We covered the subunit 1, that is teaching, under the unit 1, that is teaching aptitude as per the UGC NET latest syllabus guidelines. I hope you benefited out of this video. One tip is that you have to self-study and do some in-depth study of the concepts, and please follow the syllabus. And if you require the notes, do let me know in the comment section.
Also, if there are any doubts, please you can ask in the comment section. I will definitely address to them. So please take care till I see you next, and we'll do subunit 2 of the unit 1 teaching aptitude. Okay, till then, take care.